हम पहले जब बैठते थे ये अंपायर अंपायर क्या करता है, वाइड देता है, आउट देता है, नो बॉल देता है। दैट टाइम एज एन अंपायर हमको ये नहीं है कि स्कूल मास्टर की तरह हम स्ट्रिक्टली बोल सकते हैं। वी आर नॉट अ पुलिसमैन, वी आर नॉट अ स्कूल टीचर, वी आर द फैसिलिटेटर्स ऑफ द गेम। 2000 में स्टार्ट किया अंपायरिंग व्हेन आई वाज 17 इयर्स ओल्ड। सो नॉर्मली एवरीबडी, सबको प्लेयर बनना है। तो सर इसके अलावा हम ये जानना चाहेंगे कि आप WPL कर रहे हैं, IPL कर रहे हैं, तो कई सारे वहाँ पे बड़े प्लेयर का जो है वो डगआउट में ले लीजिए, स्टेडियम में ले लीजिए, एक इन्फ्लुएंस रहता है। तो वो इन्फ्लुएंस सर और उन प्लेयरों को टैकल करना कितना चैलेंजिंग रहता है ऑन फील्ड? नॉर्मली अभी जो शॉर्टर फॉर्मेट गेम है, ही प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। आई एम स्टिल लर्निंग। अंपायरिंग क्या है, इट्स लाइक अ ओशन। एक करियर मोड पे आता है वेर इन वीक हमको पता चलता है कि कैन आई मेक इट इनटू द प्रोफेशनल सेटअप, कैन आई गेट इनटू द स्टेट टीम। तो वहीं लगता है सर कि कई बार वो एज का आवाज मिस हो जाता होगा अंपायर से, और अगर उन्हें एज एन अंपायर इस फील्ड में आना है तो किस तरीके से वो क्या चीजें करके वो एक अच्छे अंपायर बन सकते हैं। सो फिर से आप सबका एक बार स्वागत है क्रिक ट्री में। आज हमारे साथ जो है वो अभिजीत सर जुड़े हुए हैं, जो कि BCCI के पैनल अंपायर, WPL के पैनल अंपायर, IPL के पैनल अंपायर, और हाल ही में जो ईरानी कप हुआ और देवधर ट्रॉफी हुई उनमें भी जो है वो वन ऑफ द पैनल अंपायर रह चुके हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत सर, हम क्रिक ट्री को, हमारे दर्शकों को टाइम देने के लिए। धन्यवाद सभी व्यूअर्स को। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। यस सर। सो अंपायरिंग एक ऐसा फील्ड होता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे जो है वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो जर्नी के बारे में और आप किस तरीके से इस लेवल तक पहुँचे सर, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरा एक मानना है, नॉर्मली व्हाट वी अंडरस्टैंड, हम सभी जो भी हैं इंडिया में, आउटसाइड इंडिया, जो भी क्रिकेट को चाहता है, एवरीबडी वांट्स टू बी अ प्लेयर। कोई भी अर्ली एज से मैं अंपायर बनूंगा ऐसा ड्रीम में नहीं रहता है। सो नॉर्मली एवरीबडी, सबको प्लेयर बनना है। किसी को बॉलर, बैटर, ऑलराउंडर, विकेट कीपर, फील्डर सभी बनना है। सो जैसे जाते जाते आगे एक करियर मोड पे आता है वेर इन वीक हमको पता चलता है कि कैन आई मेक इट इनटू द प्रोफेशनल सेटअप, कैन आई गेट इनटू द स्टेट टीम। तब हमको दो ऑप्शन मिलते हैं। सो इफ द आंसर इज नो, देन हमको डिसाइड करना है कि हमको क्रिकेट छोड़ना है एंड गेट इनटू स्टडीज ऑफ प्रोफेशनल, और क्रिकेट कंटिन्यू करना है। अगर हम सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं, देन हमको पता चलता है कि अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग क्रिकेट में और कई सारी वेज है, अपॉर्चुनिटीज़ है वेयर वी कैन गेट इन्वॉल्व विद द गेम। सो वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ नेक्स्ट टू प्लेइंग इज अंपायरिंग, मुझे वो लगा। सो मैंने अंपायरिंग चूज़ किया। मैंने थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला है, कर्नाटका से जूनियर क्रिकेट खेला हूँ। तो सेम मैंने जो बोला मैं खेला। देन आफ्टर वन स्टेज मुझे लगा आई कैन नॉट get into professional level of cricket, so my next option was getting into umpiring. So that's how मैं umpiring start किया। I started much early। मैं 2000 में start किया umpiring when I was 17 years old। so 2002 में मैं स्टेट पैनल अंपायर बना। वहाँ से that's how मैं खेलता भी था till then। along with that मैं umpiring भी start किया। बहुत बढ़िया सर। जिस तरीके से आपने बोला कि 2000 के साल में आपने अंपायरिंग शुरू की, लेकिन तब तो आपको पता नहीं होगा कि IPL तक मौका मिलेगा। तो 2000 से लेके 2024 में, पिछले साल ही मतलब 2024 में आप IPL के पैनल में भी अंपायर के तौर पे रहे थे। तो वो एक्सपीरियंस 2000 के साल में जब आपने डेब्यू किया और 2004 में जब IPL में आपने जो अंपायरिंग किया, वो डिफरेंस कैसा रहा सर जर्नी? जब 2000 में हमने स्टार्ट किया, हमको पता नहीं था कि क्रिकेट वाइट बॉल से भी खेला जाता है। वो टाइम में सिर्फ रेड बॉल था। सो बेसिकली इट वाज ऑल वाइट ड्रेस, रेड बॉल क्रिकेट। सो बेसिकली हम अंपायरिंग बहुत सिंपल रखते थे, फोकस ऑन द गेम। सो बेसिकली कैसा था, जब हमने अंपायरिंग शुरू किया, व्हाट द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द प्लेयर्स, द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स, द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आवर कलीग अंपायर्स, जब हम अंपायरिंग स्टार्ट किए, सो दे सेड दैट an umpire should be one who is a very good decision maker। yes। so priority was decision making। but over the years हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। like apart from decision making, आपका communication skill, आपका players के साथ बात करने का तरीका, how well you handle the game, how well you understand the game,
बिकॉज हम क्या है ना, हम नॉर्मली जो प्लेयर खेल के अंपायर बनता है, सो नॉर्मली प्लेयर को रहता है कि ही इज़ देयर इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, ही इज़ देयर, ही इज़ बीइंग रिकग्नाइज्ड। बट अंपायरिंग ऐसा नहीं है, अंपायर को अपना काम बैक पीछे रह के करना है। वी शुड नेवर बी, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो। सो वो दिमाग में हम कितनी जल्दी डाल देंगे, इट विल बी मच ईजियर फॉर अस इन आवर पाथ ऑफ अंपायरिंग। सो बेसिकली मैंने ये सभी सीखा। आई एम स्टिल लर्निंग। अंपायरिंग क्या है, इट्स लाइक अ ओशन, सो इट इज़ नेवर एंडिंग। सो ये सभी मैच मैनेजमेंट स्किल हो गया, हाउ डू वी हैंडल ग्राउंड वेदर लाइट, हाउ डू वी improve our skill sets in umpiring, be it decision making, in a seaming track, in a turning track। ये सभी challenges है, कैसे हम रीड करेंगे, बाउंस पिच पे बाउंस कैसे रीड करेंगे। so many challenges are there। हर मैच एक जैसा नहीं रहता है। every game is a different game, every day is a different day। अभी तो जैसे आपने बताया वाइट बॉल क्रिकेट आ चुका है, सो आवर प्रिपरेशन लेवल ऑफ प्रिपरेशन ऑल्सो डिफर्स। हम रेड बॉल के लिए प्रिपरेशन करते हैं, सेम प्रिपरेशन हम ऑल 3 फॉर्मेट्स के लिए नहीं करते। स्लोली देयर विल बी लिटिल बिट चेंजेस। 80% हमारा प्रिपरेशन सेम रहेगा, मगर इफ यू आर अप्रोचिंग अ T20 गेम एज एन अंपायर, और प्रिपरेशन विल बी डिफरेंट। फॉर अ 50 ओवर गेम इट्स डिफरेंट, फॉर 4 day और 5 day गेम we are approaching, it will be different। if you are a TV umpire, now it's a new dimension, the future of umpiring is TV umpiring। that's what हम सब देख रहे हैं with the evolution of DRS and the things। so technology, so we are, see there are two thoughts for it। one set of people think we are competing with technology। second set of people think we are working with technology। so मैं ये सोचता हूँ कि वी आर वर्किंग विद टेक्नोलॉजी, वी आर नॉट चैलेंजिंग और वी आर नॉट कॉम्पिटिंग विद टेक्नोलॉजी, वी आर टेकिंग द सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेकिंग आवर गेम बेटर। सो ये सभी बहुत सारी चीज़ें हैं। अंपायरिंग इस, हम पहले जब बैठते थे, ये अंपायर क्या करता है, वाइड देता है, आउट देता है, नो बॉल देता है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट दैट। अंपायरिंग इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। यस सर। सो जिस तरीके से आपने बोला सर कि वाइट बॉल क्रिकेट अभी बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे T20 फॉर्मेट हो गए, कई जगह तो T10 लीग्स भी जो है वो खेलने लगी है बहुत सारे देशों में। तो क्या लगता है सर आने वाले समय में ODI क्रिकेट, और आप अगर ODI क्रिकेट कर रहे हैं, टेस्ट मैच क्रिकेट कर रहे हैं, और या फिर T20 क्रिकेट कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने बताया, तो क्या प्रिपरेशन होता है, जो डिफरेंस रहता है? बेसिकली मैं रेड बॉल से स्टार्ट करूँगा। नॉर्मली लॉन्गर फॉर्मेट रेड बॉल जो रहता है, सो बेसिकली प्लेयर मेंटालिटी, इट्स द पेस ऑफ प्ले बॉल जो हम बोलते हैं, द गेम का जो पेस रहता है वो कंपैरेटिवली स्लो रहता है इन अ रेड गेम। सो नॉर्मली द बॉलर इज ट्राइंग टू गेट विकेट्स। सो बेसिकली एज अ बॉलर एंड अंपायर में जो देखता हूँ, बॉलर आगे डालने का ट्राई करता है, बैटर अपने रीच में से ही खेलता है, बाहर का बॉल छोड़ देता है। सो वी आर मोर, as an umpire I'm more looking at the skill sets of the batter। ball is close to the bat, ball is close to the pads, so we are watching that। so we are more into the decision making process। but slowly हम जब मूव होते हैं वाइट बॉल गेम, T20 हो या 50 ओवर गेम, there it's a more of a run scoring game। so वहाँ पे क्या होता है, with the introduction of wide thing, 2 short pitch delivery वो सभी ना, then player try to play more strokes। सो नॉर्मली हम देखते हैं बॉलर जो मल्टी डे में या टेस्ट मैच में आगे डालता है, वाइट बॉल में थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेन डालता है। द आइडिया इज नॉट टू गेट विकेट्स बट टू सेव रन्स। सो द स्ट्रैटेजी ऑफ द प्लेयर्स चेंज अकॉर्डिंगली। वी हैव टू, एज एन अंपायर हमको भी हमारा माइंड सेट एडेप्टेबिलिटी रहना है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। वी हैव टू बी मोर कॉशियस अबाउट द वाइड गाइडलाइन, क्योंकि बैटर नॉर्मली आप देखेंगे in a red ball game batters will play a traditional strokes। मगर when it comes to white ball आप देखेंगे reverse sweep, switch hit, scoop, वो सभी होता है। so we have to be very alert especially with the wide call। क्योंकि wide call says when the batter moves wide guideline also moves। so it's a very challenging thing। हम नीचे देख रहे हैं, by the time he moves we have to be very sure क्या हो रहा है। हमको नीचे भी देखना है, उसका फ्रंट फुट लैंडिंग, और आगे भी देखना है। so accordingly हमारा प्रिपरेशन भी चेंज होता है। यस सर। सो
प्री मैच ड्यूटीज़ के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि मैच शुरू होने से पहले अंपायर्स की क्या क्या ड्यूटी रहती है, क्योंकि मैच शुरू होने के बाद तो हम देखते हैं, लाइव में हमने देखा हुआ है, जिस तरीके से आपने बोला कि मैच मैनेजमेंट हो गया, डिसीजन हो गया, किस तरीके से अगर कोई इंटरप्शन आता है तो कैलकुलेशन हो गया, ये सारी चीज़ें पता है। लेकिन प्री मैच शुरू होने से पहले अंपायर्स की क्या क्या ड्यूटी रहती है सर? देखिए, हम ज़्यादातर मैचेस करते हैं, लोकल लीग हो गया, स्टेट मैचेस हो गए, हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राउंड्स मिलता है। वन इज़ टेस्ट सेंटर्स में मिलते हैं, नॉर्मल ग्राउंड्स में मिलते हैं, मगर सो अकॉर्डिंगली हमारा एक चेकलिस्ट बना हुआ रहता है। सो हम प्रीवियस डे जाते हैं ग्राउंड, वी चेक दी जो पिच रहता है उसका क्रीज मार्किंग्स बोलते हैं उसको, वो क्रीज मार्किंग डायमेंशंस हम मेजर करते हैं, स्टम्प्स, बेल्स, वो सभी मेजर करते हैं। बॉल, नया बॉल कितने हैं, इन केस बॉल आउट ऑफ शेप हो गया ड्यूरिंग द गेम, स्पेयर बॉल्स कितने हैं, विथ वेरियस डिग्रीज रहता है। मतलब अगर 10 ओवर में बॉल चेंज करना पड़ा तो वो नॉर्मली मोर ऑफ न्यूअर बॉल वो है क्या, देन इफ इट कम्स टू 40 ओवर ओल्ड, मतलब हम ओल्ड बॉल का लाइब्रेरी वो देखते हैं। देन ग्राउंड वेदर लाइट कंडीशंस वी डिस्कस, वो लाइट मीटर रहता है, वी डिस्कस विथ, हम हेड क्यूरेटर से बात करते हैं। नॉर्मली जहाँ पर हम बाहर जाके दूसरे शहर में अंपायरिंग करते हैं तो लोकल कंडीशंस उतना हमको आइडिया नहीं रहता है, सो वी टेक द हेल्प ऑफ द लोकल क्यूरेटर। ही इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ द फोरकास्ट या वेदर कैसे होता है। सो ऐसा नहीं है कि वी फुल्ली रिलाई ऑन हिम, मगर जितना हो सके उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर अस टू ऑपरेट ऑन द गेम। तो बेसिकली प्री मैच ड्यूटीज़ ओवरऑल क्रिकेट के लिए क्या क्या है, कोई भी दिक्कत ना है, राइट फ्रॉम साइड स्क्रीन, राइट फ्रॉम द स्टम्प्स, राइट फ्रॉम द पिच, राइट फ्रॉम द प्लेइंग एरिया, एवरीथिंग हम प्री मैच ड्यूटीज़ में चेक करते हैं। बहुत बढ़िया सर। इसके साथ साथ हम ये जानना चाहेंगे कि इस IPL में आप पैनल अंपायर थे, 4th अंपायर की ड्यूटी आपने निभाई, तो लाइव में हम देखते हैं कि ऑन फील्ड 2 अंपायर रहते हैं, 3rd अंपायर रहते हैं, उनका डिसीजन जब भी रिव्यू जाता है या फिर प्लेयर DRS लेते हैं तब 3rd अंपायर के पास डिसीजन जाता है। लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि एक 4th अंपायर हर मैच में जो है वो उनकी ड्यूटी रहती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता। जैसे हम बोलते हैं कि 4th अंपायर, वो लोग पूछते हैं कि 4th अंपायर वो क्या करते हैं। तो सर आप तो इस IPL में 4th अंपायर की ड्यूटी निभा चुके हैं सर, तो उसके बारे में कुछ। यस, आपने सही बोला। बहुत लोगों को ये लगता है कि 4th अंपायर का ड्यूटी है जब ड्रिंक्स होता है या टाइम आउट होता है, पानी लेके जाना, और क्रीज मार्किंग्स या रोलिंग इनिंग्स के बाद रोलिंग सुपरवाइज करना, मगर ऐसा नहीं है। सिर्फ 4th अंपायर नॉर्मली अभी जो शॉर्टर फॉर्मेट गेम है, ही प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। जैसे आपने IPL के बारे में बात किया, तो एज अ 4th अंपायर मेरा ड्यूटी ऑलमोस्ट सेम रहता है एज एन ऑन फील्ड अंपायर, एक्सेप्ट डिसीजन मेकिंग। मैं डिसीजन मेकिंग के अलावा बाकी सभी चीज़ें 4th अंपायर को करना है, बीट, मैच मैनेजमेंट, जो भी इंफॉर्मेशन, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, हमको इमीडिएटली दोनों डगआउट्स में पास ऑन करना है। अभी आपने देखा होगा IPL में इम्पैक्ट प्लेयर था, इम्पैक्ट प्लेयर इमीडिएट द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इम्पैक्ट प्लेयर का 4th अंपायर के पास आता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही कम्युनिकेट्स to the TV umpire and the right stakeholders so that game ना रुके, at the same time कोई प्रोटोकॉल मिस ना हो। so the responsibilities of 4th अंपायर वहाँ पे है। और आपने देखा है ओवर रेट पेनल्टी है, अगर लास्ट ओवर स्टार्ट नहीं हुआ तो एक फील्डर अंदर आ जाएगा, वो भी कम्युनिकेट करते रहना है। एंड जब भी इंटरप्शन आए, सपोज इंटरप्शन आ गया गेम में, सो दोनों ऑन फील्ड अंपायर बाहर रहेंगे, 4th अंपायर को सभी ऑपरेट करना है ग्राउंड वेदर लाइट का। सो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। ऐसा नहीं है कि 4th अंपायर ओनली पानी लेके जाता है और रोलिंग देखता है, इट इज़ मोर ऑफ इट। यस सर, आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है टाइम आउट का भी अगर डगआउट से कॉल आ रहा है, करेक्ट, तो वो 4th अंपायर को बोलेंगे, और 4th अंपायर जो है वो ऑन फील्ड अंपायर को बोलेंगे कि इस ओवर के बाद टाइम आउट चाहती है टीम। करेक्ट, टाइम आउट हो गया, इन फील्ड पेनल्टी हो गई, एनी सब्स्टिट्यूट जो बाहर आया है, कोई प्लेयर बाहर आया है, सब्स्टिट्यूट अंदर जा रहा है, वो भी हमको कम्युनिकेट करना है। फिर अगर वो डिसीजन अगर 3rd अंपायर के पास गया है तो वो भी ध्यान रखना है कि प्लेयर वॉकआउट करके बाउंड्री के बाहर। बहुत सारे मतलब बहुत क्लोज असाइनमेंट्स है वहाँ पे 4th अंपायरिंग के। So it is challenging. It depends on the ground, कहाँ पे है, दोनों डगआउट्स कितने नज़दीक है, कितने दूर हैं। So 4th अंपायर इज ऑलवेज बिजी, इक्वली क्या बोलते हैं, इक्वली इन्वॉल्व इन द गेम लाइक द फर्स्ट 2 and 3rd अंपायर। अभी के समय में सर AI का बहुत मतलब ये चल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत सारी जगहों पर जो है
वो भी रिप्लेस करने लगा है ह्यूमन को। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हो गई, इवन आने वाले समय में तो ऐसा बोल रहे हैं कि फ्रीज में भी एआई आ जाएगा, वो एआई देख के बोल देगा कि आपके पास कितना कंटेंट है, तो अब ये खाना बना सकते हैं, वहां तक एआई आने वाला है सर। तो क्या लगता है सर एआई को लेके कि एआई और अंपायरिंग का आने वाले समय में क्या ऐसा लगता है कि एआई रिप्लेस कर सकता है? मैं तो विश करता हूँ कि एआई हमको ओवरटेक ना करे। तो मगर क्या है ना, ये ह्यूमन एलिमेंट अगर हम निकाल दें क्रिकेट से, देन वो फ्लेयर नहीं रहेगा गेम में। सो जहाँ तक अंपायरिंग एरर्स, बेसिकली ये डीआरएस जो भी आया, तो वो आइडिया वाज टू एलिमिनेट एरर्स। तो इसलिए वो डीआरएस एवरीथिंग आया। सो नॉर्मली टेक्नोलॉजी इंप्रूव होता रहेगा, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अंपायर्स को पूरा एआई रिप्लेस कर पाए। मतलब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी जैसे हमारे रिव्यू सिस्टम और वो हो गई, लेकिन मैच मैनेजमेंट के लिए तो वो करेक्ट दो अंपायर को, मतलब अगर दो टीम के बीच में या दो बंदे के बीच में लड़ाई रहती है तो वो फिर एआई सॉर्ट आउट नहीं कर पाएगा। मैं तो प्रे करता हूँ कि जब तक मैं हूँ एआई ना आए बस। यस सर। इसके अलावा सर एक चीज और जानना चाहेंगे, रिव्यू की बात चल रही है, तो रिव्यू में बहुत सारे लोग अभी वो डाउट कर रहे हैं अंपायर्स कॉल के बारे में। हाँ, तो वो किस तरीके से मतलब काम करता है कि भाई बहुत सारी जगहों पर ऐसा लग रहा है कि ये तो स्टंप को हिटिंग जा रहा है, हाँ, स्टंप को बॉल लगा, फिर भी वहां पर अंपायर्स कॉल आता है। तो लोग मतलब ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हिटिंग ही है तो फिर अंपायर्स कॉल क्यों? तो फिर मतलब वो ऑन फील्ड जो है वो डिसीजन वहां पे रहता है। अगर ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया है, हिटिंग हो रहा है लेकिन वो अंपायर्स कॉल हो गया, बहुत बार देखते हैं, तो फिर वो अंपायर्स कॉल का मतलब क्या डिफरेंस है सर? ये देखिए, ये टेक्नोलॉजी जिस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैं जितना नॉलेज है मैं बता रहा हूँ। तो ऑफ स्टंप और लेग स्टंप का मिडिल सेंटर ऑफ ऑफ स्टंप एंड सेंटर ऑफ लेग स्टंप लेते हैं, सो दैट इज़ अ डायमीटर। ओके। सो मगर इतना टेक्नोलॉजी के बावजूद भी द टेक्नोलॉजी कैनॉट 100% say that it will hit here or it will hit 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बाहर। ओके। सो ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ डाउट रहता है। सो दैट इज द रीजन अंपायर्स कॉल है। यस, वो एक कहीं ना कहीं मैंने वो इंटरनेट पे पढ़ा हुआ था कि वो 2% एरर, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि स्विंग और सीम हो रहा है तो वो इतना एक्यूरेट जज नहीं कर पाता। और वहां पे वो 2% एरर का मैंने सुना है कि टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी, क्योंकि वो एग्जैक्टली तो जज नहीं कर पाएगी कि इतना ही सीम होगा या इतना ही स्पिन होगा। करेक्ट। तो उसके चलते वहां पे वो अंपायर्स कॉल एज ऑफ नाउ हमको जो डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, सो ये है, जब भी जैसे जैसे हमने जो डिस्कस किया, टेक्नोलॉजी जैसे इम्प्रूव होता जाएगा, देन हमको पता नहीं आगे फ्यूचर में क्या आएगा। एज ऑफ नाउ अंपायर कॉल है। यस सर, यस। तो सर इसके अलावा हम ये जानना चाहेंगे कि आप WPL कर रहे हैं, IPL कर रहे हैं, तो कई सारे वहाँ पे बड़े प्लेयर का जो है वो डगआउट में ले लीजिए, स्टेडियम में ले लीजिए, एक इन्फ्लुएंस रहता है। तो वो इन्फ्लुएंस सर और उन प्लेयरों को टैकल करना कितना चैलेंजिंग रहता है ऑन फील्ड? हमको एज एन अंपायर फर्स्ट थिंग हमको ये डाइजेस्ट करना है या एक्सेप्ट करना है कि क्रिकेट क्रिकेटर्स के लिए है। सो वी हैव टू रिस्पेक्ट द प्लेयर्स, बी इट एन अंडर 13 प्लेयर, अंडर 16, अंडर 19 या टेस्ट प्लेयर और IPL प्लेयर जो भी। सो जब हमको ये दिमाग में रहता है कि ये प्लेयर ही इज़ अ प्लेयर, ही इज़ अ स्टेचर है, वी हैव टू स्पीक रिस्पेक्टफुली। जब जैसे ही हम रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, सो एटलीस्ट 50% ऑफ द थिंग्स दे रेसिप्रोकेट नॉर्मली। मगर जैसे आपने बोला, ये क्रिकेट इज अ वेरी इमोशनल गेम। सी प्लेयर्स जीतने के लिए वो एग्रेसिव कभी सो इमोशंस हैव डिफरेंट फेसेस। दे गेट aggressive, they get frustrated, they get depressed. So many faces are there. The only 2 gentlemen or 3-4 gentlemen who should not be emotionally attached with the game are the umpires. Yes. So we are involved in the game but not emotionally. Because players are emotionally involved in the game. So normally ये सभी होता है. They talk something. हम वो as a IPL में बोलता हूँ. First point of contact for them is the 4th umpire. So 4th umpire के पास आके पूछते हैं what is this, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है. So हमको जो इन्फॉर्मेशन है ऑन फील्ड से जो मिलता है या हमको जो पता है हम बोलते हैं. Sometimes they say okay and go. Sometimes they are not okay. They say no, I don't agree with this. So that time हमको as a 4th umpire, as an umpire, any umpire, हमको situation समझना है. We should not get into a heated argument which will stop the game. So basically हमको जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने पूछा था हमको देना है. If they want more clarification, if you have
इफ इट सेव्स टाइम हमको बोलना है, नहीं तो हमको बोलना है कि वी कैन स्टिल ऑलवेज डिस्कस, आई ऑलवेज कम बैक टू यू। ओके, वी शुड बेसिकली हमको ये है कि बिकॉज दिस इज अ लाइव गेम, नॉर्मली लाइव गेम्स, सो कैमराज आर अराउंड, यू शुड नॉट कट अ सॉरी फिगर सीइंग द डगआउट इज डिस्कसिंग समथिंग, अंदर कुछ हो रहा है बाहर कुछ हो रहा है। सो बेसिकली द कोरम ऑफ द ग्राउंड, द कोरम ऑफ द, हम प्ले कंट्रोल टीम जो बोलते हैं, दैट शुड बी मेंटेन्ड। सो दैट टाइम हम बोलते हैं विल कम बैक टू यू, विल गेट बैक टू यू, आफ्टर द गेम हम डिस्कस करते हैं। एंड ऑफ द गेम 99% ऑफ द प्लेयर्स भी बोलते हैं हाँ सर वो टाइम टेंशन में हो गया है। सो नॉर्मली मैंने जितना प्लेयर्स को देखा है, टेस्ट प्लेयर्स एंड ऑल, दे आर ऑल वेरी नाइस। ऐसा नहीं है कि दे आर वेरी एग्रेसिव एंड ऑल, दे वांट टू प्ले द गेम विद द पैशन, वही है। अदरवाइज ऑल आर गुड, वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, दैट्स ऑल। वंडरफुल सर, ये हो गया सर चैलेंजिंग की बात। हम एक और चैलेंज जानना चाहेंगे कि ऑन फील्ड चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। ऑन फील्ड चैलेंजेस नॉर्मल लोगों को नहीं पता होता है कि अंपायर्स जो है वो ऑन फील्ड जो है वो लाइव गेम हो गया या फिर कोई भी बड़ा मैच हो गया, उसमें किस तरीके से चैलेंज आप फेस करते हैं सर? चैलेंजेस नॉर्मली चैलेंजेस आ सकता है बॉल चेंज के लिए। नॉर्मली आपने टीवी में भी देखा होगा, बॉल प्लेयर्स को लगता है या बॉलर को लगता है, फील्डिंग कैप्टन को लगता है बॉल आउट ऑफ शेप है। सो हमारे पास गेज है, सो हमको डायमीटर्स पता है, द डायमेंशन ऑफ द बॉल, सो हम बोलते हैं। सो नॉर्मली ये होता है व्हेन विकेट नहीं गिर रहा है, अच्छा पार्टनरशिप चल रहा है, या इट कैन बी समटाइम जेन्युइन ऑल्सो, उनको लगता है कि बॉल थोड़ा ये हो गया है। सो बेसिकली हमको ये आइडिया रखना है कि बॉल एग्जैक्टली राउंड शेप ऑल द टाइम नहीं मिलेगा, थोड़ा इधर उधर होता है। सो हमको डिपेंड्स ऑन इज इट स्टिल प्लेएबल, अगर वो प्लेएबल नहीं है देन ओनली बॉल विल बी चेंज्ड। वो बॉल का शेप हो गया, सीम थोड़ा एक बार ऊपर आ जाता है, सीम निकल जाता है, दैट टाइम डेफिनेटली अंपायर बॉल चेंज कर देंगे। बट समटाइम्स दे विल फील सर नहीं सर ये चेंज करना चाहिए, वो एक चैलेंज हो सकता है। सेकेंड टाइम नेक्स्ट चैलेंज इज रिगार्डिंग लाइट। नॉर्मली व्हेन एंड ऑफ डेज प्ले हम नॉर्मली अगर देखते हैं, सो उनको लगता है सर लाइट इज़ डाइसी। हम नॉर्मली प्रोटोकॉल है व्हेन वी सेट द बेंचमार्क फॉर फास्ट बॉलर्स, देन अगर उससे नीचे आ गया तो स्पिनर से कंटिन्यू कर सकते हैं। तब बॉलर बोलेगा सर लाइट इज स्टिल गुड फॉर मीडियम पेसर, और वाइस वर्सा बैटर बोलेंगे सर लाइट तो बहुत गिर गया। सो वंस वी सेट अप बेंचमार्क ऑल दिस चैलेंजेस कम अप। तो पेस ऑफ प्ले हो गया, मतलब दे आर नॉट एबल टू मेंटेन द ओवर रेट ऑफ 14 ओवर्स और 15 ओवर्स पर आवर। सो दैट टाइम व्हेन वी कम्युनिकेट दिल से सर बैटर टाइम ले रहा है। सो इट्स नॉट दैट टाइम एज एन अंपायर हमको ये नहीं है कि स्कूल मास्टर की तरह हम स्ट्रिक्टली बोल सकते हैं। वी आर नॉट अ पुलिसमैन, वी आर नॉट अ स्कूल टीचर, वी आर द फैसिलिटेटर्स ऑफ द गेम। सो मैं कैसे बोलता हूँ, मैं अच्छा एक एग्जाम्पल देता हूँ। नॉर्मली हम अंपायर्स, नॉट टू डीमीन अंपायर्स, बट वी आर लाइक अ फैसिलिटेटर्स ऑफ द गेम। जब हम शादी में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एनी शादी में जाते हैं, तो नॉर्मली जो भी गेस्ट है एंड ऑल, दे ऑल गो टू दी वेल ड्रेस्ड शादी फंक्शन अटेंड करने से। द अट्रैक्शन इज ऑलवेज द ब्राइड एंड द ग्रूम, लड़का दूल्हा और दुल्हन ब्राइड, मगर अंपायर्स प्ले वेरी वाइटल रोल। सो आफ्टर दूल्हा दुल्हन देखने के बाद नेक्स्ट उनका नज़र कहाँ जाता है, खाने पे जाता है। सो बेसिकली लाइक हाउ केटरर्स आर इम्पॉर्टेंट इन अ वेडिंग, अंपायर्स आर इम्पॉर्टेंट इन अ मैच। सो एंड ऑफ द डे सभी लोग क्या बोलते हैं, खाना बढ़िया था। सो दैट इज द रीजन। हम वो नहीं बोलेगा कि ये खाना, ये दाल अच्छा था मगर स्वीट में ये नहीं था, स्पेसिफिकली नहीं बोलेंगे। सो एंड ऑफ द डे इट्स द ओवरऑल पैकेज जो देखते हैं। सो आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ केटर टू द गेम। सो दैट्स हाउ वी शुड। सो हमको सब भी साथ में काम करना है। दैट इज हाउ एंड ऑफ द डे सबको बोलना है कि अंपायरिंग अच्छा हुआ। सो नोबडी विल पॉइंट आउट, पिन पॉइंट ये नहीं था वो नहीं था। सो दैट इज हाउ आई लुक एट। हाँ, और वही मैंने एक सुना भी हुआ था कि प्लेयर्स का नाम पेपर में आया तो अच्छी बात है, मतलब बॉलर्स का नाम पेपर में आया, बैटर का नाम पेपर में आया तो अच्छी बात है, लेकिन अंपायर का नाम कभी पेपर में नहीं आना चाहिए। मतलब इतना साइलेंटली काम करके निकल जाना है। अगर सपोज आप एक टीम का मैच किए हैं, सो नेक्स्ट मैच फिर जाएंगे आप उनका मैच करने। अगर आपको देख के वो बोलेंगे कि सर आप हमारे कौन से मैच में थे,
दैट मीन्स यू हैव डन ए वेरी गुड जॉब, दे आर नॉट रिमेम्बरिंग यू। Yes. अगर वो बोलेंगे यो आप फिर आ गए आप हमारे मैच में देन आपको समझ जाना चाहिए कि आपने कुछ गड़बड़ किया है प्रीवियस में। सो एज आपने जैसे राइटली बोला, एज एन अंपायर वी शुड गो अननोटिस्ड। अगेन मैं वही पहले भी वही बोला था, Yes, yes, sir. सी वी शुड गेट इनटू दैट शिफ्ट कि वी आर नॉट इन द लाइमलाइट, वी शुड अंपायर शुड नेवर गेट इनटू द लाइमलाइट। क्रिकेट इज ऑलवेज फॉर क्रिकेटर्स। सो हमको पीछे बैक स्टेज पे रह के ही काम करना है। हम जितना वो दिमाग में रखेंगे गेम स्मूथ चलेगा। यस सर। एक क्वेश्चन और था सर टेक्निकली थोड़ा कि रेड बॉल में जो है वो स्विंग मूवमेंट ज़्यादा मिलती है। रेड बॉल डिज़ाइन इसी तरह किया गया है कि उसकी जो वेट की वजह से स्विंग मूवमेंट जो है वो उसे ज़्यादा मिलती है, लेकिन वाइट बॉल में वो स्विंग मूवमेंट कम मिलती है और बाउंड्रीज भी जल्दी लग जाती है तो बॉल पुरानी हो जाती है। तो फिर अगर आप समझ लीजिए कि अभी एक मल्टी डे मैच कर रहे हैं और उसके तुरंत बाद ही कहीं पे आपको वनडे के नॉकआउट्स या वनडे के मैच करने का आ गया, तो फिर वो स्विंग का डिफरेंस मतलब आप किस तरीके से मैनेज करते हैं सर? देखिए स्विंग समझने से पहले हमको ये एज अ अंपायर हम जब जाते हैं किसी सेंटर में, सपोज हम प्रीवियस डे जाते हैं, सो हमको ये भी स्टडी करते हैं कि द वेदर कंडीशन कैसा है वहाँ पे, मॉर्निंग कैसा रहता है, आफ्टरनून कैसा रहता है, इवनिंग कैसा रहता है। सो बेसिकली वी गेट एन आइडिया कि मॉर्निंग ज़्यादा स्विंग होगा क्या, पिच पे कितना मॉइस्चर है, ओवरऑल क्लाउडी वेदर है क्या, वो सभी। जैसे आपने राइटली बोला रेड बॉल ज़्यादा स्विंग होता है, मगर ओनली स्विंग के हिसाब से स्विंग ओनली इज़ नॉट अ चैलेंज। हमको ये भी देखना है कि बाउंस पिच पे कितना है, यस, बॉल सिर्फ स्विंग कर रहा है या बॉल गिर के सीम कर रहा है, यस। सो बैट्समैन कितना आगे खड़ा है, सो कितना ट्रैवल कर रहा है, बाउंस कितना है बैटर का। हमको बहुत सारी चीज़ें हमको स्टडी करनी होती है। मतलब बैटर का स्टांस, थोड़े लोग उनका ट्रिगर मोमेंट ऑफ साइड आते हैं, थोड़े लोग बैक एंड अक्रॉस खेलते हैं। सो नॉर्मली उसका बैटिंग हम जब स्ट्राइकर एंड पे स्क्वायर लेग बोलते हैं, स्क्वायर लेग अंपायर, स्ट्राइकर एंड अंपायर में हम स्टडी करते रहते हैं नॉर्मली बाउंस कितना रहता है, व्हाट टाइप ऑफ बॉलर बॉल डाल रहा है, वही क्या वो एज ऑफ द क्रीज से बॉलिंग कर रहा है या कमिंग क्लोज टू द स्टंप्स डाल रहा है, या उसका हाई आर्म एक्शन है, राउंड आर्म एक्शन, सो मेनी थिंग्स टेकन इनटू अकाउंट। ये जो हम बोलते हैं नॉर्मली हमारा ऑल दिस इंफॉर्मेशन हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करते रहते हैं। यस। सो व्हेन एन अपील कम्स all our information will come out. So based on those things हम डिसीजन देते हैं। जैसे आपने बोला रेड बॉल ज़्यादा स्विंग है तो वाइट बॉल का हार्डनेस ज़्यादा रहता है, वी हैव टू कंसिडर द बाउंस, द बाउंस। और नॉर्मली जब बैट्समैन बैकफुट पे खेलता है 99% ऑफ द टाइम्स वो ऑन द टोज रहता है। सो हमको दिमाग में रखना है, वो 2 इंच का लिवरेज हमको दिमाग में रखना है। आप कोई भी प्लेयर को देखिए, बैकफुट कभी भी हील पे नहीं खेलता है। सो व्हेन ही इज ऑन द टोज एंड हिटिंग और बॉल फ्लैप पे लग रहा है, तो वो 2 इंच का दिमाग में हमको रखना है। अगर वो टो पे नहीं होता तो पैड के ऊपर लगता है बॉल। सो बॉल का कितना पुराना बॉल है, नया बॉल हार्डनेस ज़्यादा रहता है, बाउंस ज़्यादा रहता है, पुराना बॉल और रिवर्स स्विंग ज़्यादा होता है पिच के हिसाब से। पिच डे 1 का पिच है, डे 2, डे 3, डे 4, सो मेनी इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट हमको। इसलिए मैं बोलता हूँ अंपायरिंग इज अ कंप्लीट पैकेज। आप सोचिए, आप सपोज हम सभी लोग बहुत सारे लोग घर पे टीवी देखते रहते हैं, हम देखते हैं ये क्या आता है, ये क्लियर आउट है, जैसे पैड पे लगता है ये आउट है, ये नॉट आउट है, हम तुरंत बोलते हैं। यस, बिकॉज 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स हम घर पे जब रहते हैं एसी लगा के सोफे पे टीवी देखते हैं, विल नेवर मेक एरर्स। यस, बिकॉज वी आर नॉट अकाउंटेबल, हमको प्रेशर नहीं है। यस, बट एज एन अंपायर अलॉन्ग विथ ऑल दिस और एक चैलेंज है कि हम बॉल का पाथ फॉलो नहीं कर पाते, हम नीचे देखते हैं, वी कैच द बॉल समवेयर। मैं ज़्यादा थोड़ा टेक्निकल बात कर रहा हूँ अभी। हाँ, यस सर। तो बॉल मिडवे हम पकड़ते हैं, देन वी फॉलो द पाथ ऑफ द बॉल, वी सी द ग्रिड पोर्शन, बैटर का फुटवर्क कहाँ है, बॉल गिर के कितना मूव हुआ, हाउ मेनी स्टम्प्स इट मूव्ड, इम्पैक्ट कहाँ हुआ, इम्पैक्ट के बाद बॉल कहाँ जा रहा है, बॉल और कितना ट्रैवल करना है, ये सभी हमको मिडवे पता चलता है। मगर जब आप टीवी देखेंगे, आप बॉलिंग रनअप से पूरा देख रहे हैं, आपको क्लियरली पता चल रहा है कि बॉल का पाथ क्या है। सो दैट इज द रीजन, दैट इज अ चैलेंज बिटवीन वॉचिंग द गेम एंड ऑफिशिएटिंग द गेम। यस, वो एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा कि लाइव गेम में बहुत सारी बार ये होता है कि जिस तरीके से आपने बोला कि टीवी में वो स्टंप माइक होता है तो वो एज सुनाई दे जाता है। हाँ। फिर वो जिस तरीके से आपने बोला कि घर पे बैठे बैठे डिसीजन देते ये तो क्लीन आवाज़ आई। हाँ। लेकिन अगर आप IPL जैसे मैच ऑफिशिएट कर रहे हैं कि जहाँ पे
20,000 क्राउड तो एटलीस्ट हर एक ग्राउंड में अभी रहता है। Correct. तो इतना शोर रहता है, तो वहीं लगता है सर कि कई बार वो एज का आवाज मिस हो जाता होगा अंपायर से। पॉसिबिलिटीज रहती है मगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स एजेस सुनाई देती है। Yes. क्योंकि जैसे ऑन फील्ड जो अंपायरिंग करते हैं उनका फोकस लेवल इतना हाई रहता है कि जहाँ बाहर जो भी चिल्ला रहे हैं क्राउड, इट विल बी लाइक म्यूट। हम फोकस क्लियरली बॉल एज सुनाई देता है, मगर जैसे बोला समटाइम्स हमको सुनाई नहीं देता, सो हमको कान और आंख का दोनों यूज करके देना है। समटाइम्स वी डोंट हियर, मगर हमको डिविएशन पकड़ना है। बॉल पैड को लगने के बाद धीरे जाता है, बैट को लगने के बाद जल्दी ट्रैवल होता है, स्पेशली लेग बाइज में बोल रहा हूँ। सो ये सभी हम जितना अंपायरिंग करेंगे, हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हेल्प होगा। सो बेसिकली व्हाट मैं बहुत सारे अंपायर्स को बोलता रहता हूँ, यू शुड नॉट ट्राई टू गेट एवरीथिंग राइट ऑन द लाइव गेम, यू शुड डू मोर ऑफ लोकल गेम्स। लीग मैच हमको कितना ज़्यादा कर सकते हैं, हमको इतना चैलेंजेस, वी गेट टू नो सो मेनी सिनेरियोस। ऐसा कभी भी, एटलीस्ट मेरे 24 ईयर्स हो गए अंपायरिंग में, ऐसा मुझे कभी भी नहीं लगा कि 2 मैचेस सिमिलर है। हर मैच में अलग होता है। सो हर मैच एक लर्निंग है। जैसे हर डे प्लेयर प्रैक्टिस करता है, हमको हर डे भी हमको भी प्रैक्टिस करना है। यस सर। तो आने वाले समय में सर क्रिकेट किस तरीके से रह सकता है, और अगर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है या फिर अंपायरिंग फील्ड में आना चाहता है सर, तो उसके लिए अगर कुछ सजेशन, कुछ गाइडेंस दे सके कि फ्यूचर क्या हो सकता है इन दोनों चीज़ों का, और किस तरीके से अगर एज अ प्लेयर अभी वो डेवलप हो रहा है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और अगर उन्हें एज एन अंपायर इस फील्ड में आना है तो किस तरीके से वो क्या चीज़ें करके वो एक अच्छे अंपायर बन सकते हैं। अच्छा, मैं एज अ प्लेयर कैसे वो एनहांस हो सकता है उतना मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ बोलने के लिए। सो जस्ट से बेसिकली मुझे जो लगता है, वी हैव टू स्टिक टू आवर बेसिक्स, वी हैव टू बेसिकली, मुझे लगता है कि डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन ही विल टेक अस फॉरवर्ड। एंड क्रिकेट ऐसा गेम है, क्रिकेट मतलब एनी गेम, हमारे पास जो हाथ में हम उतना ही कर सकते हैं। वी कैन ओनली कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। डिस्पाइट डूइंग एवरीथिंग, समटाइम्स लक विल नॉट फेवर। सो हमको वो भी ध्यान में रखना है, बट वी शुड बी पॉजिटिव एंड मूव अहेड। जैसे आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा, इफ एन एस्पायरिंग क्रिकेटर हु वांट्स टू गेट इनटू अंपायरिंग, सो बेसिकली ये है कि वो अपने स्टेट एसोसिएशन को कांटेक्ट करना है उनको। दे विल हैव एग्जामिनेशन, जब भी वो एग्जामिनेशन कॉल फॉर करेंगे, वो एग्ज़ाम पास करके उनके लोकल एसोसिएशन मैचेस करना है। सो अकॉर्डिंगली वो एक स्टेप, दैट्स अ लैडर टू ग्रो फॉरवर्ड। बेसिकली ये है, मैंने जो देखा है, अंपायरिंग इज़ नॉट लाइक दैट कि ओवरनाइट हमको जैसे 2-3 सेंचुरी मार दिया सीधा इंडियन टीम में और स्टेट टीम में आ गया, ऐसा नहीं है। अंपायरिंग इज़ नॉट लाइक दैट। अंपायरिंग टेक्स लॉन्ग टाइम। हमको रिपीटेडली राइट थिंग्स करना है इवन व्हेन नोबडी इज वाचिंग। सो दैट इज़ द चैलेंज ऑफ अंपायरिंग। हमको अंपायरिंग इसलिए करना है कि वी हैव टू बी पैशनेट एंड वी लव द गेम। हमको अंपायरिंग में नहीं घुसना है कि मैं इस साल अंपायरिंग में आ गया, नेक्स्ट 2 साल में मुझे आईपीएल मिलेगा, मैं टेस्ट अंपायर बन, ऐसा नहीं है। इट इज़ लॉन्ग जर्नी। हम जितना हमको डेवलप करेंगे, जितना हम वी कीप लर्निंग, वी शुड बी अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ द गेम ऑलवेज। दैट इज़ व्हाट माय सजेशन टू द न्यू अपकमिंग अंपायर्स। अभिजीत सर हमारे साथ जुड़े और इतना सारा जो उनका नॉलेज था, वो उनका एक्सपीरियंस था, वो हमारे साथ शेयर किया। सर एक आखिरी चीज़ हम जानना चाहेंगे कि करियर जिस तरीके से आपने शुरुआत किया 2000 से 2024 तक, तो वो मतलब इस तरीके का ग्राफ तो कभी रहा ही नहीं होगा। अप डाउन्स आए होंगे आपकी जर्नी में। तो अप्स में तो सब बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते हैं, सबको अच्छा ही लगता है, लेकिन जब डाउनफॉल आता है सर करियर का, तो वहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ से हम वापस ऊपर आ सकते हैं? मतलब कोई ऐसी चीज़ें, कोई आपने मतलब पर्टिकुलर कुछ फॉलो किया हो, योगा, मेडिटेशन, या किस तरीके से हम उससे ओवरकम हो सकते हैं सर? हाँ, मैं भी इसमें मास्टरी नहीं किया, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं भी बहुत बार सेटबैक्स फेस किया हूँ। नॉर्मली एज एन अंपायर सेटबैक्स मैं जिसको बोलूँगा कि सपोज मैच में रॉन्ग डिसीजन हो गया, नॉर्मली लाइक प्लेयर को बुरा लगता है, बुरा शॉट मार के आउट हो गया। जैसे अंपायर को जब मुझे पता चलता है कि मैंने गलती कर दी, एक डिसीजन आउट था, नॉट आउट दिया, या नॉट आउट था, आउट दिया, सो एंड ऑफ द डे इट इज़ वेरी टफ फॉर एन अंपायर टू डाइजेस्ट। हमको भी बहुत बुरा लगता है, बिकॉज एज अ इंडियन
इंडियन कल्चर, वी आर ब्रॉट अप इन दैट वे, वी फील वेरी ऑकवर्ड, मीन्स ये गलती होगी मेरे से, क्योंकि वी आर पैशनेट, वी आर फोकस्ड। हम ऐसे नहीं कि ये चलता है नो प्रॉब्लम, एक हो गया, ऐसा नहीं। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट। हमको वो टाइम में मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप जब भी अंपायरिंग करते हैं, व्हेनेवर यू शुड हैव अ मेंटर, यू शुड हैव अ कोच, शुड हैव अ, आपके साथ कोई सीनियर जो आपको गाइड कर सके, वो रहना चाहिए। नॉट ओनली ऑन डिसीजन मेकिंग, मतलब आपका मेंटल स्ट्रेंथनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये गेम चैलेंजिंग है। मतलब एवरीबडी ट्राइज टू विन, बट अंपायर इज़ द वन हु वांट्स टू परफॉर्म वेल एंड मेक श्योर एवरीथिंग गोज इन द राइट वे। सो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। इट इज़ इजी आंसर नहीं है मेरे पास ये क्वेश्चन के लिए, मगर मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। एज यू राइटली सेड, योगा हेल्प्स, एंड मोर ओवर आपका हंगर कितना है, यू हैव टू कम बैक। सपोज आपने एक गलती कर दी लंच से पहले, लंच के बाद आपको जाके फिर फेस करना है वही प्लेयर को, तो दैट टाइम हमको वो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मेरा बेसिक्स ठीक है, ये गलती हो गई, इट इज स्टिल ओके, वी हैव टू मेक श्योर हम गेम अच्छे से ले जाएं। सो हमको हमारा टेक्निक ख़राब नहीं होना चाहिए। सो अगेन ये सभी एवरीथिंग इज़ इंटररिलेटेड। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये आपको कॉन्फिडेंस जब आएगा जब आप लोकल मैचेस ज़्यादा करते हैं। आप जितना मैचेस करेंगे उतना एरर्स करेंगे, आप जितना एरर्स करेंगे उतना सीखेंगे। ऐसा कोई अंपायर नहीं है जो बोला हो कि मैंने एरर ही नहीं किया, मैंने गलती ही नहीं किया, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है। हमसे क्यों गलती होता है, बहुत लोग पूछते हैं ये अंपायर इतना गलती क्यों करते हैं, मतलब अंपायर क्यों गलती क्यों करते हैं। सो बेसिकली द आइडिया इज, आप ये देखिए, आई विल ऐड अ बिट ऑफ साइंस इनटू इट। यू सी यू आर ऑफिशिएटिंग समथिंग विच इज मूविंग। यस, बॉल मूव हो रहा है, बैट मूव हो रहा है, बैटर मूव हो रहा है, यस, बैट्समैन का पैड मूव हो रहा है, ओनली स्टंप इज स्टैग्नेंट, यस, एंड योर हेड इज स्टैग्नेंट। Not only your head, your eyes are moving, yes, you are following, so you are challenging your अब मैं जैसे बोलूँगा, yes, you are being stagnant and watching you are being stationary and watching all the moving objects and making a decision. That is why umpiring is difficult. So that is why we are here. हमको किसी ने फोर्स करके अंपायरिंग ले लो ऐसा कोई नहीं बोले। वी हैव कम बाय पैशन, सो वी हैव टू इम्प्रूव एवरी डे। बी इट लोकल फर्स्ट डिवीजन गेम हो गया, अंडर 16 हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया, एनी गेम। सो आवर एम इज टू ऑलवेज डू वेल फॉर द डे। सो सेटबैक्स होता है, इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू ओवरकम। यस, आपने जैसे बोला, बहुत लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं, दे कम आउट, दे रिलैक्स, समटाइम्स दे लिसन टू सम म्यूजिक, थोड़े लोग योगा करते हैं। बेसिकली इट इज़ अबाउट हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर इनसाइड, दैट कम्स आउट। यस, बट अब यही डिफरेंट चीज़ें हैं जिससे वो जो आपने गलत किया है वो माइंड से निकल जाए। हाँ, योगा करना, मेडिटेशन करना, म्यूजिक सुनना, लेकिन एक मोटो वही रहता है कि जो डिसीजन जो गलत दे दिया, करेक्ट, उसे दिमाग से कैसे निकालें। सो वो नॉर्मली दिमाग से जाता नहीं है। इट इज हम बोलते हैं दिमाग से निकाल दो, नेक्स्ट बॉल अगेन फोकस, वो दिमाग में नहीं रहता। एज लॉन्ग एज मैं ये सोचता हूँ कि हमको एक्सेप्ट करना है कि गलती हुआ है, एंड गलती क्यों हुआ हमको वो एनालिसिस करना है। मतलब आई मिस्ड अ कॉर्ड बिहाइंड, बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन, आई मिस्ड अ बैट पैड LBW दे दिया मैंने, व्हाट इज द रीजन, मैंने बॉल लास्ट मोमेंट तक नहीं देखा, या मुझे साउंड सुनाई नहीं दिया, या बॉल पैड को लेके बॉल कहाँ गया वो नहीं देखा। सो इफ वी अंडरस्टैंड, देन हमको लगता है कि नेक्स्ट टाइम हमको नहीं करना है। अगर हम ये बोलते रहेंगे कि नहीं डोंट वरी, हम ऐसा बोलते रहेंगे, फिर से गलती हो सकता है। सो बेसिकली इज क्लोजर इज इम्पॉर्टेंट। हमको अगर गलती हुआ है, हमको स्टडी करना है कि व्हाट कैन बी अवॉइडेड इन फ्यूचर, दैट्स अ लर्निंग। हमको मिस्टेक से भी लर्निंग मिलता है। सो दैट इज़ व्हाट मैं देखता हूँ। सब एवरीबडी हैज़ डिफरेंट थिंग, ये मेरा टेक्निक है। यस, सो थैंक यू सो मच अभिजीत सर, आपका कीमती समय देके हमें यहाँ पे बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। और आशा करता हूँ कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ें अंपायरिंग के बारे में देखने को, सीखने को और समझने को मिली होंगी, कि जिस तरीके से आपने बोला कि घर पे बैठ के डिसीजन देना आसान बात होती है और प्रेशर में आके डिसीजन देना, वो दोनों में बहुत ही मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो थैंक यू सो मच अभिजीत सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आशा करते हैं कि आने वाले समय में और एक स्टेप ऊपर आप भी आ जाए, हम भी आ जाए, और फिर एक और पॉडकास्ट डेफिनेटली आपके साथ करेंगे। डेफिनेटली। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू जय, वेरी वेल डन, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच। Take care. Thank you.